बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पहली जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसका आज इजरा तो नहीं किया, लेकिन उस बारे में उसको फाइनलाइज कर लिया गया। एक हफ्ते बाद मोईद यूसुफ साहब ने फरमाया कि वो एक हफ्ते बाद उसको पब्लिक करेंगे ताकि उसके ऊपर बहस हो सके। अब बात करेंगे इस हवाले से कि इस सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या कुछ है, किस तरह की पॉलिसी बनाई गई है। गो के ये कहा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कोशिश की गई है कि एक पेज पर जमा किया जाए और सबसे राय ली गई, सबसे बात की गई, उसके बाद इस पॉलिसी को अमल में लाया जाएगा। और काबीना से पास हो गई है, इसको असेंबली में भी लाया जाएगा और उसके बाद इसको अवाम के लिए पब्लिक भी किया जाएगा ताकि इसके ऊपर बहस हो सके। इमरान खान साहब ने ऑफ कोर्स इसकी मंजूरी दी है और ये इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होगी बिकॉज जिस स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, चाहे वो दीगर आपको पता है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसके वाले से बात हो, या जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेन इस वक्त जितने भी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, गो इट्स IMF या पाकिस्तान की अपनी इंटरनल मैटर जिसमें इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है, खासतौर पे हुकूमत के खिलाफ जो एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, इस सब से निकलने के लिए एक ऐसी जामे पॉलिसी बनाई गई है। फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, इसी के साथ साथ इमरान खान साहब ने भी यही कहा, मोईद यूसुफ साहब ने भी बात करते हुए। तो आला सतही इजलास था, काफ़ी अरसे से इस पर बात चल रही थी। कहा जा रहा है 2014 से इस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए इस पे काम जारी है। अब आकर फाइनली उसको जो है तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं उस पर एग्री हो चुके हैं और उसका एक प्रॉपर मसवदा जो है आवाम के साथ शेयर किया जाएगा। अब वो कब शेयर किया जाएगा, कैसे शेयर किया जाएगा, इसके ऊपर मजीद एक हफ्ते का वक्त लिया गया कि उसके बाद फिर ये आवाम को बता दिया जाएगा कि इसको इंप्लीमेंट कब और कैसे किया जा रहा है। मंथली रिपोर्ट दी जाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस हवाले से, जब ये रेडी हो जाएगी और वो इससे अपडेट लेते रहेंगे। पूरे मुल्क की सूरत हाल क्या है पूरा जायजा लिया जाएगा और एक जामे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की द मेन इशू इज इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज हमने एक चीज़ देखी है कि मौजूदा दौर में उसूल बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, लॉज बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम फेस कर रही है हुकूमत और तमाम इदारे वो इम्प्लीमेंटेशन का है। पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती किसी चीज़ की, तो क्या इस पॉलिसी की, सिक्योरिटी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी? क्या ये इजीली हो पाएगा या फिर इसके ऊपर भी आगे मसाइल जो है वो सामने आएंगे हुकूमत को? इस बारे में बात करेंगे। मुझे इस हवाले से मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन करेंगे। मुझे सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब और उनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। रिटायर्ड कर्नल आमिर शकील साहब भी हमारे साथ हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। दोनों सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। इसके अलावा भी मजीद गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं उनकी तरफ मैं बढ़ूंगा साथ साथ। और डॉक्टर हुमा वकाई साहब भी ज्वाइन करेंगे। जब प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम जरा ईरान और इसराइल की कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। आगाज करते हैं कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज करूंगा। आप जरा बताइए कि आप किस तरह देखते हैं ये जो 2014 से एक कोशिश जारी थी, काविशें हो रही थी, किसी तरह सबको एक पेज पर जमा करके तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जामे मुस्तनद पॉलिसी बनाई जाए जिस पर किसी को एतराज ना हो और जो मुल्क की मफाद में हो। आप कैसे देखते हैं सर अब तक की सूरत हाल, जो क्योंकि अभी पब्लिक नहीं किया गया उसको, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की पॉलिसी होगी और कितना अहम रोल प्ले कर सकती है मुल्क की सियासत में? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ताल्लुक है तो ये नहीं है कि ये पहली दफा बनी है, बल्कि इससे पहले भी पॉलिसियां होती थी और पॉलिसी के बगैर सिक्योरिटी का जो इशू है वो चलता ही नहीं है। बेसिकली पहले जब देखा जाता था तो आपको एक थ्रेट परसेप्शन जो था उसको डेवलप करते थे और उसके फिर रिस्पॉन्सेस को आप स्ट्रेटेजाइज करते थे और पॉलिसी जो होती है वो एक हमागीर किस्म का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप आजकल के जो वार है वो तो तकरीबन 6 डायमेंशंस हो चुके हैं। पहले वार 3 डायमेंशंस थे, एयर नेवी और एयर फोर्स होता था, लैंड एयर और एयर फोर्स। और अब जो है अब तो उसमें एक हाइब्रिड वार आ गया है। इसके अलावा जो ये सैंक्शंस है, ये इक़्तिसाद का जो जंग है ये सामने आ गया। इसके अलावा जो सैटेलाइट है और सोशल मीडिया है या इसके अलावा जो स्पेस है उसमें भी जंग चला गया। तो अब इसके डायमेंशन या फैसेट जो है वो बड़े तब्दील हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो आम आदमी है वो भी जंग के जद में है। पहले जो था महाज पर था या फौजी था वो उस जंग को लड़ता था,
लेकिन अब हर सिटीजन जो है वो जंग को लड़ रहा है। और फिर तीसरी बात है कि जंग के जो चैलेंजेस है, अब वो जो रिवायती जंग था उससे अब इक्तिसाद का जंग शुरू हो चुका है, उससे अब नैरेटिव्स का जंग शुरू हो चुका है, यानी बयानिया का एक जंग है। उसके अलावा जो परसेप्शन मैनेजमेंट है उसका एक जंग शुरू हो चुका है। और इसके अलावा एक मुल्क में के जो अंदरूनी हालात होते हैं, उनके जो टॉलरेंस लेवल होते हैं, उनके जो सेंसिटिविटीज होती है, और वो भी एक जंग के जद में आ चुके हैं। इसके अलावा तालीम जो है वो एक और जंग का मैदान बन चुका है। फिर जो आपका अदालती निज़ाम है, और ये भी एक जंग का मैदान है, जस्टिस सिस्टम जो होता है। फिर आपका जो मुख्तलिफ इकाइयां हैं, और इन इकाइयों की जो अपने सेंसिटिविटीज या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस है, वो एक अलग पहलू है इस जंग का। तो इसलिए इस पॉलिसी को जब कहते हैं कि ये एक कम्प्रिहेंसिव एंड सिटीजन सेंटर्ड बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कोर इश्यूज, ये तीन इसके कार्डिनल पॉइंट्स है। एक तो सिटीजन प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सेंटर्ड है, दूसरा इक्तिसाद इसका कोर इशू है या कोर कंसर्न है, और चौथी बात यह है कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट या आगे मतलब है कि हमारे यहाँ पॉलिसियां तो बनती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन प्लान पर हम बड़े कमजोर हैं। आया इसको किस तरह यकीनी बनाया जाएगा कि इसके जो खद्दोखाल है वो ट्रांसलेट होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारा जो प्राइस और मैकेनिज्म है, इसके अलावा जो हमारे एनर्जी के जो क्राइसिस है, इसके अलावा हमारा ट्रेड है, या हमारे जो फॉरेन डेट्स है और उसकी सर्विसिंग है। अब तो मेरे ख्याल में जो फौजी है वो तो अपने जगह पर एक उसका महाज है, लेकिन अब जो सिटीजन का जो महाज है, स्पेशली ये जो दहशतगर्दी का जंग है, या इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ल्ड जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर आया था, ये भी एक किस्म का जंग था जो कि दुनिया पर मुसल्लत किया गया था। उसका रिस्पॉन्सेस किस तरीके। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, अभी इस पे बिल्कुल बात करेंगे मजीद। रिटायर्ड कर्नल आमिर साहब। सर जी मलिक साहब। कर्नल आमिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मलिक साहब, आप ऑफ कोर्स आपने सुना अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, काफी इन डेप्थ उन्होंने बताया। आप कैसे देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पेश पड़ी हमें, क्यों आपको लग रहा है कि बहुत लाजिम हो चुका था कि जामे कौमी सलामती एक पॉलिसी हो इसके हवाले से, और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसको मंजूर किया है, सब इसके ऊपर एग्रीड हैं, तो आप इस पॉलिसी में क्या होता दिख रहा है आपको? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी एक शहरी के तौर पर मैं इसको वेलकम करता हूँ और इसे काफी खुश आइंद समझता हूँ कि आखिरकार वो जो एक मिसाल है देर आए दुरुस्त आए, उसके मिसाक एक कौमी सलामती पॉलिसी बनाने में हम कामयाब हुए। आपने खुद जिस तरह पहले ही फरमा दिया कि 2014 में ये एक सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल डिफरेंट नेशनल एक्शन प्लान बनते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटियां बनती हैं इससे सिक्योरिटी से रिलेटेड, लेकिन जो पॉलिसी होती है वो एक मुरव्वजा और जामे किस्म की तरतीब दी जाती है, जिसमें स्टेट के टॉप मोस्ट ईयर जो है वो सारे के सारे, आपने देखा होगा पिछले हाल ही में जो हमारा इजलास हुआ कल कौमी सलामती का, उसमें कौन थे? पूरी आपकी जो टॉप ब्रास थी मिलिट्री की, आपके खजाना से जो वजीर थे, आपके इत्तलात के वजीर, आपके दिफा के वजीर, हेडेड बाय नन अदर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कौमी कोई भी सॉवरेन कंट्री आप ले लें दुनिया का, हर एक की अपनी अपनी एक कौमी सलामती पॉलिसी होती है। कौमी सलाम, और यहाँ पे एक चीज मैं आपके सामने और वाज़ह करता चलूं कि बहुत अरसे के बाद ये ऐसा हुआ है कि हमारे जो कौमी सलामती के मशीर हैं वो एक सिविलियन है, जो वेरी वेल रेड पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एज फार एज यूएन इज कंसर्न्ड, और यूएस में भी उन्होंने वो किया हुआ है, जिसकी वजह से उनका बहुत तजर्बा है। और वो ऐसे शख्स है जिनको कुछ भी डिक्टेट नहीं किया जा सकता, जो चीज लॉजिकल होगी, जो चीज सेंस करेगी, वही वो उसको कबूल करेंगे, उसी को लेकर वो आगे चलेंगे। ठीक हो गया। अब आप ये देखें, कौमी सलामती पॉलिसी जब बनती है उसके चंद एक एस्पेक्ट्स होते हैं।
इट इज नॉट ओनली कि हमने सिर्फ अपने मुल्क को, अपने शहरियों को देखना होता है, उसमें ग्लोबली आप देखते हैं, अपना सोशल सेटअप देखते हैं, अपने जो सराउंडिंग कंट्री हैं, स्पेशली चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, आपने उसको भी मद्देनजर रखना होता है। आपके अरब कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात हैं, आपने उनको मद्देनजर रखना होता है। यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई कि ये 14 से शुरू हुई और 2022 यानी अभी शुरू होने वाला है, तब जाकर ये एक मंजूरी की तरफ आई है। इट वॉज इन इन्फेंसी 2014 में और 2021 में जाके ये मैच्योर हुई। दूसरी, मैं जब इसका जायजा लेता हूं तो मैं कहता हूं कि जब भी हम इसको देखें, किसी भी किस्म की सियासी और जाती वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए हम ये देखें कि इसका हमारे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा और इसका हमारे मुल्क से क्या फायदा हमें हो सकता है इससे। तो जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी जो हमने नजर आई है, जिस तरह की कल बात हुई है, उसमें जो मुझे उसके जो क्रक्स नजर आए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज जो है उसमें वो है कि इट इज पब्लिक सेंट्रिक। यानी एक होता है, अब एक चीज ये मलिक साहब समझने की जरूरत है कि जो कौमी सलामती पॉलिसी बनती है, इट इज नॉट एट ऑल ओनली केटरिंग द बॉर्डर्स ऑफ जो एक्सटर्नल आपके थ्रेट्स हैं उनको नहीं करती, इंटरनली बड़ा ज्यादा फोकस इंटरनल के ऊपर होता है। इसलिए जिंदा आपके साथ, और जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया इसमें, वो ये दिया कि जब तक आप एक माशी तौर पर सस्टेन नहीं करते या एक कुव्वत नहीं बनते माशी, आप उसको मिलिटरली भी उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे सामने यूएसएसआर की मिसाल है, मिलिटरली दे वर अ सुपर पावर, बट जहां उनकी मईशत जो है डगमगाई और गिरना शुरू हुई, उसके बाद वो तितर बितर हो गया और इसके बखिए यानी हिस्से बखिए गुजर गए। राइट, ठीक हो गया। कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कर्नल साहब आपसे गुजारिश है, प्लीज आपकी वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही तो चेक कीजिएगा। आपके एंड से शायद आपका कैमरा ऑफ है, तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं देख भी सकूं साथ साथ। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ वापस आऊंगा। अभी ब्रिगेडियर गुलाम मुर्जा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बस वो भी आ रहे हैं अभी वीडियो लिंक पे। ब्रिगेडियर साहब, आप थोड़ा ये बताइएगा कि ये जो आप माजी की बात कर रहे थे कि माजी में भी इस तरह की पहले सिक्योरिटी पॉलिसीज रही हैं, सिलसिला रहा है, तो उस बारे में जरा बताइएगा, कब कब कुछ आपकी अगर कुछ हो याद दहानी में तो जरा बताइएगा कि उस बारे में जरा बात करें, माजी में क्या कुछ होता रहा है। देख लो, हमारे जो इंडी-यू है उसमें बाकायदा ये एक एक्सरसाइज होता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनाते हैं और उसमें जो आपके चैलेंजेस, थ्रेट्स होते हैं, आपने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी होता है और इंटरनल फैक्टर भी होता है। लेकिन पहले जो मैं बता रहा था कि जो सिक्योरिटी हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था या विजन था, वो हमारा महदूद था सरहदात तक, वो हमारा महदूद था एक जंगी सूरत हाल तक, बैरूनी सूरत हाल और जंगी सूरत हाल की हद तक। उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं थी, होता था। तीसरी बात ये होती थी कि जो इंटरनल पॉलिसी हमारी होती थी, हालांकि उसमें इनपुट जो होता था सारे डिपार्टमेंट का होता था कि आपको मीडिया किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा, आपके जो हेल्थ इश्यूज है वो किस तरीके से होंगे। अभी ये जो पेंडेमिक भी आया वो कोरोना का, ये भी एक किस्म का चैलेंज था और चैलेंज है। इसको एक नेशन ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है। आपने देखा कि इंडिया ने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए उनके पास ईंधन नहीं था, तो उनको सड़कों पर, फुटपाथों पर छोड़ा जाता था। फिर उसके जो असरात होते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वहां पर, जो फिर उसके जरिए जो ताउन या बीमारियां फैलती है, या इसके अलावा मास जो कैजुअल्टीज हो जाती है, उसको किस तरीके से निपटना होता है। इसी तरह बाकी मुल्कों में भी आपने देखा कि उनकी मईशत ठप हो गई। आपका जो एयर इंडस्ट्री था या टूरिज्म जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका। तो जाहिर है ये नए चैलेंजेस है जो दुनिया देख रही है। तो इस तरीके से मैं इस पॉलिसी को इसलिए एक दूसरे जहत से देखता हूँ, और वो ये है कि इसको कम्प्रिहेंसिव इसलिए बताया गया कि इक्तिसाद को रखा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर, कुछ हमारे रिजर्वेशंस भी है, जब हम इकोनॉमी को कोर इशू बनाते हैं तो फिर कोर इशू हमारा जो इक्तिसाद है, ये हमारा एक बहुत बड़ा वर्नरेबल पॉइंट है, क्योंकि हमारे तकरीबन 45 बिलियन डॉलर तो सिर्फ डेट सर्विसिंग में चला जाता है, और 40 बिलियन डॉलर हमारा जो है ये हमारा डेफिसिट है। अब इन हालात में आपने इक्तिसाद के जरिए अपने एजुकेशन सिस्टम को, अपने हेल्थ को,
अपने ठीक जो हो गया। जस्टिस सिस्टम है, अपने जो ठीक है। बाकी जो एनर्जी क्राइसिस है, उसको किस तरीके से, एम्प्लॉयमेंट ठीक को है किस तरीके सर। से सर मैं एड्रेस आपकी तरफ करना वापस आता हूं, है। हमें मजीद पैनल में गेस्ट ज्वाइन करते जा रहे हैं। साथ साथ ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर बात हो रही है कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से, और आज उसको मुकम्मल कर लिया गया है, उसको मंजूर कर लिया कमेटी ने। अब उसको आगे फर्दन जो है वो कोशिश की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आवाम के सामने लाया जाए। आपको क्या लगता है सर कि कितनी जरूरी थी एक कौमी पॉलिसी, सलामती पॉलिसी, जिसमें तमाम इदारे जिसके अंदर शामिल हों, सबको एक रोड मैप मिल जाए, सब मिलकर एक गोल के लिए काम करें? आप इसको कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं सर? देखें, ये सलामती पॉलिसी तो अच्छी चीज है। पहली बात तो ये है कि दिस इज टोटली लिंक्ड विद द फॉरेन अफेयर्स, यानी कि फॉरेन पॉलिसी जो है उसके साथ ही इसका लिंक बनता है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर तो ये कंटिन्यू रहती है, ये नहीं, हर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी हर रियासत जो है वो अपनी पॉलिसी देता है कौमी सलामती पॉलिसी के नाम से, या कोई भी सलामती पॉलिसी होती है, उसको कोई भी अगली हुकूमत या उसके बाद वाली हुकूमतें चेंज नहीं करती। ये चेंज करना या उसमें मॉडिफिकेशन देना या इस तरह से, ये फिर इस तरह से चलेगा नहीं। अब चूंकि इन्होंने खुल के कह दिया है, और मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन और लगाएंगे जब तक ये कैबिनेट उसको अप्रूव करती है या असेंबली में पेश करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दिस इज अ गुड स्टार्ट। ठीक है, चलें, यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। कर्नल साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कर्नल आमिर साहब, सर कर्नल आमिर साहब, तो अगर मेरी आवाज जा रही प्लीज चेक कीजिएगा, मैं शायद उनको सुन नहीं पा रहा हूं। ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, ये अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स, अच्छा कर्नल साहब आ गए। कर्नल साहब जी, आप सुन सकते हैं मुझे? जी कर्नल साहब बहुत शुक्रिया। मैं इत्तेफाक से अभी तक आपको देख नहीं पा रहा हूं स्क्रीन पे, तो उसके लिए माजरत। अच्छा चले कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर। अच्छा, मुझे अब आपसे ही जानना होगा कि ये जो अभी हमने बात कर ली इंटरनल सूरत हाल के हवाले से, आपको पता है कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, जिस पे ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड बिफोर व्हेन वी टॉक अबाउट अफगानिस्तान स्पेशली, अब तो और उसके अंदर मजीद मोरे आते जा रहे हैं आसपास। इंडिया वाज ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगर। आप इसको इंटरनेशनली, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कैसे इंप्लीमेंटेशन इसकी देख रहे हैं? आपको पता है कि हम खुद भी अमेरिका से थोड़ा सा हमने फासला इख्तियार किया है, हम चाइना की तरफ थोड़े से डाइवर्टेड नजर आ रहे हैं। गो के हम सऊदीया के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं, तो हम खुद कहीं बीच में इस वक्त, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम खो से गए हैं, बट मे बी वी आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड इस दौर में इंटरनेशनल फॉरेन हवाले से। ऑफ कोर्स जितने भी एक्सपर्टीज आपको होंगी उस हवाले से जरा उसको बुरुकार लाते हुए बात कीजिएगा कि इंटरनेशनली ये पॉलिसी कितना अमल दखल रख सकती है, और हमारी पॉलिसी में किस तरह की चीजें आपको लग रहा है कि हमने वाजे कर दी होंगी। मलिक साहब देखें, एक चीज ये है कि जब भी आप इंटरनेशनली इस बैनुल-अक़वामी सतह पे देखते हैं ना अपने मरासिम या अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ, तो ये दोस्तियां या यारियां ये चीजें नहीं होती। इट इज ऑलवेज द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं जिसको हम मलूज़े खातिर रखते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ हम अपने रवाबित को आगे बढ़ाते हैं। अभी जिस तरह बहुत ज्यादा शोर उठने लगा हुआ है जी अमेरिका के साथ हमारे ये हालात, तो एब्सोल्युटली नॉट बरकरार रहेगा। एक चीज अपरेंटली होती है, एक चीज बैकडोर डिप्लोमेसी होती है। डू यू थिंक कि कोई ऐसी चीज, इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज हो गई कि हमारे बिल्कुल कट ऑफ हो गए उनके साथ ताल्लुकात? ऐसा नहीं है। उनके डेलीगेट्स आते रहते हैं, उनके डिग्नेटरीज आते रहते हैं, और हाईएस्ट लेवल पे भी मुलाकातें होती रहती हैं। बस हमने शायद फॉलो करने से थोड़ा सा इनकार कर दिया था, तो कि हम फॉलोअर, मेरे ख्याल में कुछ ऐसा ही, इससे थोड़ा सा हमने मलिक साहब, दैट इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक, कि हमने अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि कहाँ पे हमारे मुल्क को, हमारे अवाम को, हमारे लोगों को फायदा होगा। हमने उस तरफ इंक्लिनेशन दिखानी होती है, और ये चीजें परमानेंट नहीं होती। दीज आर द थिंग्स विच कीप चेंजिंग विद द टाइम, विद द सिचुएशन, जो कि इंटरनेशनली होती जा रही हैं। अभी हमारा चाइना की तरफ इसलिए, बिकॉज देखें वी आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ सीपैक।
सीपैक हमारा चाइना के साथ है, ऑब्वियसली वी वुड नेवर लाइक के सीपैक किसी भी तरीके से इफेक्ट हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो। हमने उसको अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपनी तरक्की के लिए हमें उससे साथ लेकर चलना है। इसी तरह बाकी जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनके साथ गाये बगाए हमें जब जरूरत होती है, जब उन्हें हमारी जरूरत होती है। अभी आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देख लें बैनुल अक़वामी सतह पे कि तकरीबन 40 साल के बाद पिछले हफ्ते पाकिस्तान में वज़ीर ख़ारिजा के वज़ीर ख़ारिजा की इट्स दिस नॉट अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट जो हमने हासिल की है। और इंटरनेशनल फोरम पे इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि नेक्स्ट डे यूएन के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया, और जो लाइन हमने टोक की इंटरनेशनली उसी लाइन को लेकर यूएन वाले भी चले, और तमाम इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने हमने जो 6 पॉइंट दिए, 6 नकात हमने पेश किए, उनको उन्होंने बैक किया और उनको उन्होंने सबने सपोर्ट किया। तो अगर ये कहा जाए कि हम इंटरनेशनली सतह पर, हम बैनुल अक़वामी सतह पर कोई हमने पिक एंड चूज किया हुआ, तो ऐसा नहीं है। हमें जिस तरफ अपना फायदा नजर आएगा डेफिनेटली एज अ सॉवरेन कंट्री, एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तो हम उसी तरफ टिल्ट कर जाएंगे। ठीक हो गया, और ये चीजें टिल्ट करती रहती। ठीक हो गया सर। मैं छोटा सा ब्रेक है, मेरे मौजूद गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हुमा बकाई भी हमें ज्वाइन करेंगी, बात करेंगे कुछ ईरान और इजराइल के हवाले से कुछ सूरत-ए-हाल कशीदा होती जा रही है उस हवाले से भी, और ये टॉपिक भी आगे कंटिन्यूड है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, ये मौजू जारी रहेगा। अभी डॉक्टर हुमा बकाई साहब अभी ज्वाइन करेंगी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उन पे इनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक और जो साथ मौजू है जिसे मैं शामिल करना चाहूंगा, अभी हम बात कर रहे हैं अपनी पॉलिसी के हवाले से, तो हमारे पड़ोस में एक ईरान जो है बहुत इंपॉर्टेंट कलीदी रोल प्ले करता है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। एक तो पड़ोसी है, फिर अभी हमने देखा कि एक टर्की के साथ हमारा जो एक ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आमदोरफ्त का माल बरदार ट्रेन कह लीजिए आप, उस हवाले से भी ईरान से गुजरते हुए ट्रेन जाएगी, ईरान का एक अमल दखल है। फिर सीपैक के लिए ऑफ कोर्स ईरान बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, बिल्कुल पड़ोस में, गवादर के पड़ोस में ईरान का बॉर्डर आगे शुरू हो जाता है। इट्स वेरी ऑफ कोर्स ईरान के साथ ताल्लुकात हम खराब नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपको पता है ऑलरेडी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, यूएई के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं ईरान के, और इसराइल के ताल्लुक दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों के साथ बहुत अच्छे हो चुके हैं इत्तेफाक से। अब एक तो चले, ये तो अदर एस्पेक्ट है, इस पे अभी हम बात नहीं करते, इसको हम साइड पे रख देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ईरान एंड इजराइल डायरेक्टली। इजराइल साल के, जब इस साल का आगाज हुआ था उसमें भी जब ये सिलसिला आगे बढ़ा, और खासतौर पे जब कासिम सुलेमानी साहब को जब कत्ल किया गया, तो उसकी भी जिम्मेदारी अब वो इसराइली इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं कि जी वो अब इसराइल नहीं मरवाया था उनको, बड़ा सीरियस हो गया था, आपको पता है मामला उस वक्त। लेकिन इसराइल ने उसकी जिम्मेदारी इनडायरेक्टली या मे बी अनऑफिशियली कबूल कर ली है कि हमने उनको मरवाया था। उसके बाद अभी 2 हफ्ते से, या कह लें एग्जैक्टली 7-8 दिनों से आपस में जुमलों का तबादला जारी है। सबसे पहले ऑफ कोर्स इजराइल की तरफ से कहा गया, उनके जो नए अभी जो आने वाले अप्रैल में शायद वो मुंतखब होंगे, नामजद कह लीजिए आप, इजरायली चीफ एयर ऑफ, क्या कहेंगे आप इसको, एयर चीफ आई गेस एग्जैक्टली उनकी जो डेजिग्नेशन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम तो अभी जी, हम तो कल चाहें तो ईरान को फना कर देंगे, हम तो इनका जितना भी जौहरी प्रोग्राम है उसको तबाह कर देंगे, ये तो हमारे कंट्रोल में, ये तो बहुत आसानी के साथ हमारा जो प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम, वो इनको खत्म कर सकता है। बड़ा इजी लेकर उन्होंने ईरान के बारे में ये तमाम तर बातें की। उसी के साथ साथ दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी इस हवाले से कुछ कशीदा सूरत हाल को आगे मैं कहता हूँ बढ़ावा दिया गया, और उन्होंने कुछ जंगी मशकें की। उन मशकों के बारे में जब ऑफकोर्स जब वो बात करे थे उनके चीफ, तो उन्होंने कहा जी कि ये एक तरह से इजराइल को वार्निंग दे रहे हैं हम कि हम भी तैयार हैं, और हल्की सी अगर मामूली सी गलती भी की इजराइल ने तो हम हाथ काट देंगे। ये आज तक के बयान आते हैं जो अब तक हो चुके हैं। अब पता नहीं कल क्या होगा उस बारे में मैं नहीं जानता, मेरे जितने मौजूद मेहमान हैं वो इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, मुझे बताया जा रहा है, तो डॉक्टर साहबा से आगाज करते हैं। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो वक्त सऊदी अरब के हवाले से, आई थिंक उसमें 2 हफ्ते कबल एक बात कर रहे थे हम, तो उसमें थोड़ा सा हमने जिक्र किया था इसराइल के ताल्लुकात यूएई के साथ और सऊदी के साथ अच्छे हैं तो ईरान के लिए यूज हो सकते हैं। अब इसराइल डायरेक्ट थ्रेट्स पे उतर आया है। उसकी कासिम सुलेमानी साहब की जो कत्ल की वारदात हुई थी उसमें भी शायद उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है उनके चीफ ने, कि इंटेलिजेंस चीफ ने, हमने किया था। दोनों की तरफ से एक हफ्ते से काफी सख्त तबादले जारी हैं जुमलों के, आप इसको कितना सीरियस देख रही हैं? मेरे ख्याल है कि सीरियस है, लेकिन आगे बढ़ेगा और एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड से आगे जाएगा, इसके बारे में मैं मेरा ख्याल है कि नहीं जाएगा। और उसकी वजूहातें जो आपने ये बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल देखा इजराइल की तरफ से, वो इसलिए कि इजराइल में अब ये थिंकिंग है
कि जो उनको इन समवेज अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल थी, या अमेरिका फुल ये समझिए फ्रंट फुट पे आके इजरायली सिक्योरिटी के लिए खेलता था, वहाँ अब एक एलिमेंट है डिसल्यूजन का, दो वजूहात की बिना पे। जो अमेरिका का इनखला है अफगानिस्तान से, उसको जो उनके अलाइज हैं बिलखुसूस मिडल ईस्ट में और यूरोप में भी, वो इस तौर देखते हैं कि जो यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो अब इतनी मजबूत नहीं है और यूएस कट एंड रन कर सकता है, और ये फीलिंग इजराइल में भी है। दूसरी बात ये कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन पर या रोल बैक पे जो नेगोशिएशन शुरू किए ईरान के साथ दोबारा, जिसको ट्रंप ने बिल्कुल वीटो करके खत्म कर दिया था, वो उस हवाले से इजराइल में बहुत ज्यादा समझे फ्रस्ट्रेशन भी है और गुस्सा भी है, और उसके नतीजे में वो समझते हैं कि उन्हें डायरेक्टली ईरान को अब कन्फ्रंट करने की जरूरत है। इसके बैकड्रॉप में जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ, जहां उनके यूएई के साथ और किसी हद तक एक दो और मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, और ये सऊदी अरब के साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी मजबूत हुई है, तो वो समझते हैं कि वो ये करने बेहतर पोजीशन में है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अब ये गुजारिश कर दूं कि जिन आपने मशकों का जिक्र किया, ये मशकें तो ऑफिशियल मशकें थी। जो असल चीज मिडल ईस्ट में खौफजदा करती है ईरान के हवाले से लोगों को, वो उनका प्रॉक्सी वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी वो ईरान की जंग ईरान की जमीन के बाहर लड़ते हैं और बड़ी अच्छी लड़ते हैं, और ये जो सुलेमानी का कत्ल था या सुलेमानी की असैसिनेशन थी, ये उसी फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा था, क्योंकि सुलेमानी ने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था ईरान के खिलाफ, ईरान के जो लोग खिलाफ हैं उनके लिए जंग करने का, ईरान की जमीन को इस्तेमाल किए बगैर, और बहुत वो फाल है और अपनी जगह मौजूद है। और मैंने मनामा डायलॉग अटेंड किया था 1.5 साल पहले। मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में इसके अलावा कोई बात नहीं है अलावा ईरान के इस पैराडाइम के। तो हॉट वर्ड हॉट वॉर में ट्रांसलेट होंगे या नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा होगा, क्योंकि ईरान पुशबैक भी दे रहा है, अग्रेसिव भी है, और जो उसका पुशबैक है उसमें ईरान के पास टीथ है। हाउ डू यू सी पाकिस्तान रोल मैम इस पूरी सूरत हाल में, अगर कशीदा हो जाती है? लेट्स नॉट टॉक अबाउट यूएई एंड सऊदी अरेबिया, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्या रोल होगा? आर वी गोना जस्ट सिट एंड वॉच, या हमें भी रोल प्ले करना पड़ सकता है अगर चीजें सूरत हाल कुछ कशीदगी की तरफ बढ़ती हैं? मैम आपने मेरा सवाल सुना? आप मुझसे बात कर? जी आपसे पूछ जानना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान का रोल कैसे देखिए? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब ताल्लुकात ईरान से बहुत खराब हुए थे और उन्होंने जो न्यूक्लियर डील थी उससे वो बाहर आए थे और ईरान पे मजीद सैंक्शंस लगाई थी, तो उन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान से बेसिस मांगे थे, और उसका उस वक्त ख्याल किया जा रहा था कि बहुत हॉट वॉर हो जाएगी, और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर इनकार किया था। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, जिसके कुछ खदोखाल अब सामने आ रहे हैं, उसमें जो की वर्ड है वो दो हैं। एक की वर्ड है प्रो पीस और दूसरा की वर्ड है प्रो इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स चल नहीं सकती अगर हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। तो मैं समझती हूँ कि किसी ऐसे इनिशिएटिव का हिस्सा पाकिस्तान बिल्कुल बनने को तैयार है जहां वो ब्रिज स्टेट हो सऊदी अरब और ईरान के बीच में। लेकिन अगर पाकिस्तान की जमीन को इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि ईरान पे हमला किया जाए, मेरे ख्याल है पाकिस्तान उसको टूथ एंड नेल रेजिस्ट करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि फिर जो उसकी फॉल आउट होगा वो हमारे लिए अफगान वॉर से ज्यादा नुकसान देगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ब्रिगेडियर गुलाम मुर्जा साहब, कैसे ऐड करेंगे? मैम की आपने बात सुनी पूरी इन डिटेल, उन्होंने बताया, आप कैसे ऐड करेंगे? कैसे देख रहे हैं ईरान इजराइल सूरत हाल को? देखिए हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखें, ईरान इस वक्त इंडिया का अच्छा दोस्त है, और आपने यहाँ तक के बंदरगाह भी उनके हवाले की हुई है। अंदर वो जो एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है या बिजनेस एक्टिविटी है, इंडिया फुल कर रहा है। बावजूद इसके, क्योंकि हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है, वेरी राइटली सेड बाय द डॉक्टर, के वहाँ इस वक्त यानी कि यूएई या सऊदी अगर इसराइल से हाथ मिला रहे हैं तो वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। इसी तरह हमें अपना इंटरेस्ट अजीज है।
अगर ईरान को एज अ प्योर मुस्लिम कंट्री, यानी कि जिसमें कहें कि हमें एतमाद है कि वो किसी भी तरह जो है वो किसी और जगह नहीं जाएगा, अगर वो इंडिया को अपनी पॉलिसी के तहत अपना बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी इकोनॉमी और अपने जो है अवाम की खुशनुदी के लिए ये कर रहा है। ठीक है। सेम केस गोज टू पाकिस्तान इफ एट ऑल हमारी अवाम, हमारी कौम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी यानी कि जितनी भी कौमें हमारे यहाँ रहती हैं, अगर तो उनकी एक आवाज के साथ जा रही हैं यानी तो फिर तो इट्स ओके, लेकिन अगर उनमें से किसी एक को भी तहफुजात हैं तो मेरा ख्याल है ये पॉलिसी नहीं चलेगी। हमें अपने आप को जरूर देखना है, अपने मुल्क को देखना है। हमारा मुल्क इस वक्त जिस कंडीशन से गुजर रहा है, जो कोई अब ईरान भी इस कंडीशन से नहीं गुजरा, या सऊदी या यूएई, डेफिनेटली इंडिया, हम अभी गुजर रहे हैं बिकॉज हम अभी किसके अपने बेस पे खड़ा होना चाह रहे हैं, ना कि किसी के कंधे पर। तो हमें अपना इंटरेस्ट अजीज होना चाहिए। बेशक हमें जरूरी नहीं है कि हम अपने बेसिस दें, हम ये करें, लेकिन एटलीस्ट आपको अपना इंटरेस्ट हमें और उससे जिंदा रहने के लिए आपको कुछ करना। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब, सर इस पॉइंट पे ऐड कीजिएगा, आप कैसे देख रहे हैं ईरान इजराइल सूरत हाल को और फिर पॉसिबली पाकिस्तान के रोल को इन केस इफ सिचुएशन गेट्स वर्स्ट? मेरे से पूछ रहे हैं ना? ब्रिगेडियर सैयद साहब से, ब्रिगेडियर सैयद साहब से। हाँ देखिए, जहां तक इसराइल ब्रिगेडियर सैयद साहब तो आज से खराब नहीं है। ब्रिगेडियर सैयद साहब, मेरी आवाज नहीं जा रही, प्लीज चेक कीजिएगा। ब्रिगेडियर सैयद साहब से मेरा सवाल है। ब्रिगेडियर सैयद नजीर, जहां तक ईरान और सऊदी अरब और इसके अलावा इजराइल की बात है तो मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर अमेरिका तो उनका पुराना नारा है। लेकिन बात ये है कि मौजूदा सूरत हाल में एक्सक्यूज मी, क्या ईरान और इजराइल के दरमियान कोई लड़ाई हो सकती है? मेरे ख्याल में कि डॉक्टर बकाई ने जो बताया, आई स्टैंड विद दैट, कि इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं होगी, इसलिए कि दोनों की एग्जिस्टेंस एक दूसरे के लिए इंटरनली बाइंडिंग फैक्टर है। क्योंकि जब इजराइल का थ्रेट होगा तो ईरान जो है इंटरनल तौर पर बाइंडेड रहेगा, और जहां तक तो उनको थ्रेट होगा तो वो अपने चीज को बाइंडेड रखेंगे और अमेरिका इमदाद को भी या उसकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को भी इंटेक्ट रखेंगे। तीसरी बात ये है कि वो सिर्फ इस मौके पर इस किस्म की जो ब्रेक्स है या इस किस्म के जो थ्रेट्स है वो इसलिए मैनेट हो रहे हैं कि टॉक्स हो रही है क्योंकि अमेरिका ने नई कंडीशनैलिटी रख दी है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद उस पर रिस्ट्रिक्शंस और उस पर कदगने लगा दे ताकि वो जो वेपन ग्रेड तक न चले जाए। और दूसरी बात यह कि वो इक़्तिसाद का जो सकंजा उसके गिर्द अमेरिका ने कस लिया है सैंक्शंस के तौर पर, उसको किसी तरीके से इंटेक्ट या एक्सटेंडेड रखा जाए। तो मेरे ख्याल में कि दोनों अमेरिका और जो इजराइल है वो एक पेज पर है जहां तक ईरान के बारे में उनकी पॉलिसी है। एक थ्रेट देता है, दूसरा बात करता है, और वो थ्रेट के जरिए वो अपने लिए बरात हासिल करना चाहते हैं। ये बात है। ठीक हो गया। कर्नल, अच्छा कंप्लीट कर लें। आगे पढ़ना चाहता हूँ कि जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो इजराइल के पास ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। वो कह रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर है हमसे, हम तो बड़े आराम से कर लेंगे। उन्होंने पहले उस रीक रिएक्टर जो इराक में था उसको किया था, उसके बाद उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक साइबर अटैक किया था और कंप्लीटली वहां पर एक कंफ्यूजन फैली थी, और तीसरा उनके न्यूक्लियर साइंसदान को भी ईरान के अंदर कत्ल कर दिया था। तो उनके ये प्रोविस पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ पर ईरान एक स्ट्रांग इंटरनली स्ट्रांग कंट्री है, तो उस तरीके से इन चीजों को वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जहां तक उनके आउटरीच का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ईरान के जो एक्सरसाइजेज हुए ये एक काउंटर तो था अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। बिल्कुल, इजराइल के मुकाबले में इन सैंक्शंस के दौर में बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में पावर पैरिटी में देखा जाए तो जाहिर है कि
इसराइल बहुत बेहतर पोजीशन में है, एक्सटर्नल फ्रंट पर भी, लेकिन ईरान भी कम नहीं है, आपको लग रहा है ईरान भी कम का ताल्लुक है। ये पाकिस्तान के लिए मसला बन सकता है अगर इस एरिया में फिर एक अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, फिर हमारे सीपैक को भी खतरा होगा, हमारे जो ऑयल पाइपलाइन वो है फ्लो है उसको भी खतरा होगा। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, मैं ठीक हो गया जो गवर्नर साहब, मैं उसके लिए मसाइल पैदा होंगे। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, वक्त की तरह किल्लत भी है। आमिर शकील साहब, कर्नल साहब, मैं आपसे सर, ये जो नए उनके एयर चीफ आए, ये उनकी तरफ से बयानात आए, हम ये कर देंगे, हमारी पहुंच में, अभी तो अप्रैल में उन्होंने जाके ओहदा संभालना है, तो ऐसा तो नहीं हो जैसा इंडिया करता है कि थोड़ा सा अपनी पावर दिखाने के लिए जो नए साहब आ रहे हैं थोड़ा सा अपना वलवला लेकर आते हैं साथ और इस तरह के बयानात दे देते हैं दुश्मन मुल्क के खिलाफ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, इस तरह के बयानात अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए या अपनी नामजदगी को स्ट्रांग करने के लिए, या आपको लग रहा है कि सीरियस भी हो सकता है? देखें, ईरान और इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकी एक हिस्ट्री है, इट्स नॉट एट ऑल अ न्यू थिंग। आपको शायद आपको यकीनन पता होगा, और ये बहुत दिलचस्पी की बात है कि इजराइल के अलावा सबसे ज्यादा जो ज्यूज बसते हैं वो ईरान में बसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और उनकी इबादत गाहों पे या जो भी वो इबादत वगैरह करते हैं, किसी पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, हम इन्हें दो अदवार में अगर देखना चाहें कि ईरान में जो इंकलाब आया था इमाम खुमैनी का, उससे प्री और उससे पोस्ट, कहा यह जाता है, समझा यह जाता है कि जो प्री रेवोल्यूशन जो एक एरा था वो थोड़ा सा, not completely, but it was a little conducive towards, और उनकी तरफ थोड़ी सी उनका झुकाव था इजराइल की तरफ। Whereas जो पोस्ट रेवोल्यूशन हुआ उसमें इमाम खुमैनी ने ही टुक अ वेरी हार्ड लाइन, और उन्होंने उनके साथ कभी भी उस तरह के फ्रेंडली टाइज नहीं रखे, जिसकी वजह से इजराइल हैज ऑलवेज बीन, यानी उनको अपने आप को लेफ्ट बिहाइंड समझा उन्होंने। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी देखें, इजराइल ईरान का एक प्रिंसिपल स्टैंड है फलस्तीन के ऊपर। जब भी फलस्तीन में कोई जुल्म जबर करता है इजराइल, तो ईरान हमेशा कम्स फॉरवर्ड, और वो उनके जिस तरह भी हो सकता है अपने बयानात से, स्टेटमेंट से, वो उनको जरूर वो बार-बार करवाते हैं कि जी दे आर नॉट अलोन, एंड ये जो है ज्यादतियां किए जा रहे हैं। और ये जो जहां तक आपने बात की ना कि अब ये बयानात बहुत तेज हो गए हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा एक शिद्दत इख्तियार कर ली है, तो दोनों एक सॉवरन स्टेट्स हैं, ये हॉस्टिलिटीज रहेंगी, इन दोनों की तरफ से बयानात जारी रहेंगे। जहां तक अगर आप ये समझें कि हॉस्टिलिटीज ब्रेक हो जाएंगी, कोई ऐसा होगा कि फिजिकल कोई हमला हो जाएगा, या जिस तरह इजराइल ने इराक के रिएक्टर को तबाह कर दिया था, या बाकी जगहों पे वो छेड़खानियां करता रहा है, इस तरह होगा, तो ऐसा नजर नहीं आता बिल्कुल भी। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह हमारा राइवल है इंडिया पाकिस्तान का, कभी भी कोई ऐसी चीज होती है तो डेफिनेटली उनकी तरफ से बयानात आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हम भी बयानात देते हैं उनके खिलाफ। ऑल्दो के हर दफा वो चीजें ट्रांसलेट नहीं हो जाती फिजिकल कॉम्बैट के ऊपर या फिजिकल अट्रॉसिटीज के ऊपर नहीं हो जाती, लेकिन बयानात का सिलसिला, बिकॉज आप एक सॉवरेन कंट्री हैं, आपके लोग हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी एक हुकूमत होती है जिन्होंने लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। ये नहीं होता कि एक मुल्क बढ़के मारता रहे, बोलता रहे, और दूसरा आगे से फिर वो उसको सुनता रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में यकीनन बोलते रहेंगे, कोशिश भी करते रहेंगे, एक दूसरे को डराना धमकाना, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है बस ये सिलसिला ब्रेकिंग ऑफ हॉस्टिलिटी इज कंसर्न्ड, नोवेयर नियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब क्लोज कीजिएगा प्लीज। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर गुलाम मुर्तजा साहब। हाँ, यही बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि वो मारा कवा और कहते हैं कि जी हमने इनका ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया, तो ये इस किस्म के ड्रामे चलते रहेंगे, लेकिन हकीकत इसमें कोई नहीं, हकीकत इसमें कोई भी नहीं है। चलें, ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान के रोल पे भी आज हमने बात की और ओवरऑल पॉलिसी के हवाले से। लेट्स सी कि जो सलामती पॉलिसी या कौमी सलामती पॉलिसी जब वो मंजर-ए-आम पर आएगी तो कुछ उस हवाले से अभी बात की गई है मौजूद मेहमानों की जानिब से, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब वो मंजर-ए-आम पर सामने आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीक इस पर इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ईरान इजराइल, दुआ है कि ये सूरत हाल कशीदा ना हो, वरना पाकिस्तान भी ऑफकोर्स एक ऐसे स्टेज पर है कि अभी हम भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ईरान आपको पता है बिल्कुल पड़ोस में और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, हेल्दी डिस्कशन रही। तमाम मेरे मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने नाज़रीन, कल आपसे होगी मुलाकात नए मौजू के साथ प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक में। अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।